तो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सीटेट हिंदी का है। इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट किए हैं, सीटीपी, हिंदी, ईवीएस और संस्कृत का। मैथ का हमने नहीं किया है। बाकी जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं इनका हमने किया है। अगर आप लोग का देखना चाहते हैं इस वीडियो को, मतलब प्रैक्टिस सेट करना का चाहते हैं, चैनल पर जाकर उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं सारे हमारे जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो आप लोग उसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा का आकलन, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो जो ये भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, ये तो हमारा पहले ही गलत है, ठीक। और बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा का आकलन। एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। एक इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला ऑप्शन जो है भाषा का आकलन, ये क्या है, ये भी गलत है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा, मतलब सारे ऑप्शंस तो अपनी जगह सही है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है ना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ज़्यादा सही होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जो बच्चे हैं आपने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन उसका प्रयोग करने के जो अवसर होना चाहिए, देना चाहिए, वो आपने दिया ही नहीं। तो बच्चा जो उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। पहला ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। नहीं, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये भी गलत है, क्योंकि हर जगह कहा गया है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एनसीएफ हो, अगर बच्चा जिस प्रवेश से आ रहा है हमें उसके मतलब जो बच्चे को जो हमारी मतलब शुरू में जो शिक्षा दी जाती है कक्षा 3 तक, उसे मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है दूसरे ऑप्शन में कि अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, तो ये भी हमारा गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम बच्चे से ये चाहते हैं, बच्चे से ये मतलब आशा रखते हैं कि बच्चे मतलब एक शिक्षक भाषा शिक्षक जो होता है ये चाहता है कि जो भी हम क्वेश्चन पूछें, मतलब अगर हम पहले उस चीज़ को बता चुके हैं, अगर हम बच्चे से सुनना चाहते हैं तो अपने विचार बताए, ना कि जो मैंने बताया वही उठा के बोल दे, ठीक। तो शिक्षक चाहता है कि बच्चे जो हैं वो सवालों के जवाब हैं उन्हें बंधे बंधाए ना दे, जो मैंने बताया वही बोल दें, कुछ अपने तरफ से, कुछ अपनी सोच या जो भी उसको लगता हो कि हाँ ये और होना चाहिए इसमें, अपने मतलब अपने तरीके से सवाल का जवाब दे। तो इसका इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है। तो जो भाषा है ये क्या है कि एक भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक, जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है और धातव्य हो की या संप्रेषण के भी साधन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही था, लेकिन इसमें एक मात्र बताया गया, इसीलिए हमारा गलत हो गया है। एक विषय है नहीं, एक जटिल चुनौती है नहीं। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा सही था, लेकिन एक शब्द की वजह से ये हमारा गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा।
भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित पुस्तिका मतलब सामग्री में होती नहीं, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सही, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्योंकि हमारा यही सही है। केवल अगर शब्द जहाँ जहाँ केवल शब्द दिया गया है, कोई भी ऑप्शन हो, केवल दिया गया हो या केवल मतलब एक ही शब्द पर बल दिया जा रहा हो, या ऐसा किया जा रहा हो कि जो बच्चे को रट कर याद कराएं या बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करें, बच्चे को डांटे, मतलब जितने भी निगेटिव वर्ड आ रहे हैं पहले ही हमें काट देना है, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे जो पहला है, तीसरा और चौथा इसमें केवल आ रहा है। तो अगर केवल जो है केवल केवल कहा गया तो ये हमें केवल शब्द देखते ही क्वेश्चन को कट मतलब ऑप्शन को कट कर देना है, क्योंकि जहाँ केवल लग गया तो एक ही चीज़ की बात कर रहा हो ना। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है राइट होगा कि भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। ठीक, ना कि केवल पुस्तक की मुद्रित पुस्तक में होती, ना ही परीक्षा में ही केवल, ना ही पाठ्य पुस्तक में। भाषा जो होती है जीवन के सभी संदर्भों में होती है। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि क्वेश्चन हमारा दोबारा पढ़ते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का परिवेश उपलब्ध कराना। केवल शब्द आ रहा है, इसको कट्टा मारो। बच्चे को अत्यंत सरल भाषा तथा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। गलत। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो अब ऑप्शन नंबर या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। तो कौन सा हमारा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो इसका जो सबसे बढ़िया उद्देश्य, अगर उद्देश्य तो हमारे सारे हैं, लेकिन अगर जो सबसे बढ़िया देखा जाए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चा जो चाहे जिस परिस्थिति में हो वो भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। ये है भाषा सिखाने का उद्देश्य। ठीक, तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक मतलब भाषा सीखने में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक होना चाहिए, भाषा के लिए विभिन्न रूपों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा का व्याकरण होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो जो भाषा का अर्जन में महत्वपूर्ण अगर भूमिका देखी जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है भाषा सीखने में। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डॉट डॉट से संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डॉट डॉट से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाएं और लिखित परीक्षा। मतलब बच्चों की मौखिक परीक्षा की जाए, लिखित परीक्षा की जाए और बच्चे जो नोटबुक बनाए उसको देखा जाए। तो ये लेखा जोखा की बात की जाए, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे की जो बच्चा होता है उसमें मतलब जैसे कि बच्चे के सभी बच्चे के सभी आयामों को पोर्टफोलियो में रखा जाता है। मतलब कि बच्चा किस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, किस क्षेत्र में कमज़ोर है, क्या चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, कैसा क्या, मतलब बच्चे के शुरू से लेकर मतलब जब बच्चा प्रवेश किया स्कूल में तब से लेकर जब बच्चा स्कूल से बाहर गया तब तक की चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे के बारे में हमें जानना है तो अगर उसकी पोर्टफोलियो फाइल जो उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं। भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए और साधन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का
एकमात्र संसाधन है पाठ्य पुस्तकें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं। दूसरा ऑप्शन है कि त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये भाषा सीखने में क्या है, साधक है, मतलब भाषा सीखने में हमारी मदद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं इसमें भाषा का प्रयोग जो होता है सामान्य से लेकर विशेष तक होता है, या सहजता से लेकर साहित्यिकता तक भरा होता है। मतलब कि उसमें भाषा जो होती है सामान्य, जैसे मातृभाषा भी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें बहुत विशेष होती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि भाषा जो है वो पत्र पत्रिकाएं भाषा को सिखाने में बहुत ज़्यादा साधक होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, चौथा ऑप्शन है श्रुतलेख। तो अगर इसमें सबसे प्रभावी तरीके की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्रियों की प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये सबसे प्रभावी तरीका। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। केवल साहित्यिक गतिविधि, तो जो केवल वाला वो तो हमें पहले कट कर देना है। ठीक, अब हमारे दो ऑप्शंस बचे। भाषा सीखने के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक में बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत है, क्योंकि वो कहा जाता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में हर चीज़ सिखाई जाए। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराना चाहिए। थोड़ा ये मुझे सही लग रहा है, आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बच्चों को केवल शब्द है, कट्टा मार दो। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव नहीं करना है। एक मतलब कि बताया गया है, टाइम पीरियड बताया गया कि इतने समय तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि आप मातृभाषा के साथ साथ मानक भाषा की शिक्षा ना दें। मातृभाषा की जो बच्चे की मातृभाषा है उसका मतलब उसको उसके साथ ही क्या करें, मानक भाषा का भी बच्चों को परिचय कराएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहना चाहिए, केवल वस्तु, केवल जो है पहले मार दो कट्टा। ठीक है, तो दोनों हमारे गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि संबंधपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संबंधपरक प्रश्नों के माध्यम से, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से सीखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ये तो हमारा पहले ही गलत है। भाई कोई चीज़ अगर शुरू में कोई भी सीख रहा है तो त्रुटियां तो जाहिर सी बात ही करेगा, और कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं, मतलब जितनी गलतियां करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सीखते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग। आगे देख लेते हैं हम। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोधक को सही रूप से समझने के लिए क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोधक को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब हमारा आ गया ये क्या है, पद्यांश है, मतलब कविता दी गई है और 106 से लेकर 111 तक
हमारे क्वेश्चन, मतलब कि 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे पद्यांश से। हमारी जो कविता है वो क्या है, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जात द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अब इसमें जो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा जो पंक्ति है, इसका भाव क्या है, इसमें पूछा गया है। तो अगर हम बात करें काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो इसका भाव ये है कि अंधेरे के बाद प्रकाश को आता है। अंधेरा और उजाला ये क्या है, 2 घटक है जिनका क्रमिक आगमन होता रहता है। मतलब उजाला गया तो अंधकार आएगा, अंधकार गया तो उजाला आएगा। उसी प्रकार जैसे सुख दुख लाभ हानि दिन रात जीवन मरण होता है, उसी प्रकार अंधेरा और प्रकाश भी आता जाता रहता है। तो इस जो काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसका आशय है, यह भाव है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, काले बादल आते रहते जिसमें चांदी की रेखा, इसका मतलब जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, लाभ होता है, लाभ के बाद हानि भी होती है, हानि के बाद लाभ भी होता है, और रात के बाद दिन होता है। जैसे अंधकार होता है उसी प्रकार प्रकाश भी आता है। ये कर्मिक गति जो है ये क्या होती है, चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। काले बादल प्रतीक हैं डॉट डॉट। तो काले बादल जो हैं ये कई जगह कई तरह के प्रयोग हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें जो काले बादल हैं किसके प्रतीक हैं, तो पहला ऑप्शन है जातिगत वैमनस्य, मानसून द्वारा आने वाले खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति। तो इसका जो इसमें जो इस यहाँ काले बादल का जो प्रतीक है वो क्या है, जातिगत वैमनस्य की। काले बादल जात द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के। तो जो काले बादल हैं किसके प्रतीक हैं। बाकी ऑप्शंस तो हमारे जो ऑप्शन हमारे दिए, मतलब जो हमारा काव्यांश दिया गया है इसमें है ही नहीं है, केवल यही मिल रहा है कि जाति वैमनस्य के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, और हमें केवल उन्हीं आंसर को टिक करना जो हमारे पद्यांश या गद्यांश में मिल रहे हो। ठीक, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। जो काला बादल दिया गया है, जैसे अभी हम ऊपर देखें तो यहाँ जो काला बादल है यहाँ अंधकार और प्रकाश की बात की गई है, और यहाँ काले बादल का अर्थ जाति और द्वेष का है, मतलब जाति का जो भेदभाव होता है। यहाँ विश्व में जो कलेश है उसके लिए है। यहाँ काले बादल हैं मतलब उठते पथ नव स्वतंत्र के प्रवेश सुनाई देता। ये मतलब जो काला बादल है ये जहाँ भी प्रयोग हुआ अलग अर्थ प्रयोग हुआ। तो ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें जो होता है अर्थ जैसे चिपका होता है। ठीक, तो अब हम बात करें काले बादल में रहती चांदी कौन सा अलंकार है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो अलंकार है वो सलेस अलंकार है। सलेस का क्या अर्थ होता है, सलेस का अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब आपने देखा होगा कि आपका जो काव्यांश में 3-4 जगह काले बादल आए हैं, लेकिन जितनी बार ये प्रयोग हुआ अनेक अर्थ मतलब अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब सलेस का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जहाँ एक शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हो वहाँ सलेस अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सबसे पहले हम लोग बादल के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो जो हो गया जलद, घन, पयोधर, ये सब क्या है जो बादल के पर्यायवाची। लेकिन उसमें जो जलज दिया गया है, जलज शब्द, ये कमल का पर्यायवाची। जल मतलब पानी और जा मतलब जन्म, जो जल में जन्म लेता हो तो कमल। ठीक, स्वतंत्रता का विलोम क्या है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द होता है, स्वतंत्रता का क्या होता है आप ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि विलोम शब्द तो आप बहुत लोगों ने कर रखे हो। तो एक क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कभी क्या सुनने और देखने की बात कहता है, बिजली को, आशा की किरण को, बादलों को, निराशा को। तो जो कवि है
वो क्या करता है, कहता है कि आशा की किरण को देखने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे गद्यांश आ गए। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है, जहाँ हमारे देश के समसामयिकी इतिहास का एक बिना विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट था। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उनके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, जिससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कह रहे थे, हमारे गांव आज बसे नहीं हैं। इन गांव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं और मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। गांधी जी का जिक्र किया जाए तो वह बड़े आदर्श से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठ, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काल में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश जीवन यहीं व्यतीत